कि कई के घमंड टूटे हैं, कईयों के टूटना बाकी है। कहीं चाचा और नायडू ना मार ले पलटी, बीजेपी में इसी बात की उदासी है। भाई आप लोग मोदी जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? इतने अच्छे आदमी को सपोर्ट नहीं करते, किसको सपोर्ट करोगे भाई? मोदी जी देश हित में बात करते हैं। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि चाचा का तो इतिहास रहा है पलटी मारने का, और नायडू जी के बारे में भी कोई कम बातें नहीं बनती हैं। खुद अमित शाह भी नायडू जी की आलोचना कर चुके हैं। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सभी विषयों पर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि किशनगंज सीट से AIMIM के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ रहे थे, जो कि चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जो शायद उनको नहीं कहनी चाहिए थी। दलालों के कब्जे से अभी हमारी बड़ी आबादी नहीं निकल पाई है, तो हमें और लड़ाई और लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस समाज को दलालों से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक समाज में साफ सुथरे लोगों का आना मुश्किल है। और इस बार चुनाव में ऐसा खेला हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्री तक चुनाव हार गए। क्या उनके खिलाफ कोई एंटी कन्वेंसी थी या कोई आपस का ही नेता मिला हुआ था? और इस इलेक्शन में ध्रुव राठी का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, जिसको हम नकार नहीं सकते। हम इन सभी टॉपिक पर आगे बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के गुप्त प्रवक्ता यानी कि गोदी मीडिया के लोगों के बारे में। कैसे उनको मिर्ची लगी पड़ रही है। श्वेता, आप तो कन्याकुमारी से वो पूरी कवरेज करके आ रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने पूरा सवाल खड़े किए थे। वो इतर बात है, लेकिन यकीनन एक के बाद एक बैठकें जिस तरह से नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित की जा रही हैं, अगले 100 से आपकी वजह से हमारी अंजना जी जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि आप कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से। पवन जी नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे अपने सुधीर भैया जी तो ट्विटर पर 295 वाला गाना लगाकर शांत हुए बैठे हैं और कह रहे हैं कि देखो उत्ते कंट्रोवर्सी ग्रेट मिलोगी, धर्मते नाम से डिबेट मिलोगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलोगी। वो तो इस गाने को लगाकर मस्त हो गए। और अपने सुदर्शन चाचा तो अब तक गांजा फूक के बैठे हैं, वो अपने कांधे पर बंदूक रख के फिर रहे हैं। वो अभी भी बीजेपी को 373 से 400 सीटें दिखा रहे हैं भैया। इस तरह से ये कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी 400 पार सीटें लेकर के आ रही है। अपने रूबी का भाई तो अपनी अलग ही मस्ती और भक्ति में लीन है और वो भाजपा के बचाव में उतर चुकी हैं। जो काम भाजपा के प्रवक्ताओं का था वो बेचारी खुद अपने ट्विटर पर ट्वीट कर करके बता रही है। वो कह रही है कि आंकड़े कहते हैं कि अकेली बीजेपी 241 सीटें लेकर आई है, जबकि पूरा इंडिया अलायंस 235 सीटें लेकर के आया है। अभी तक पूरी तस्वीर नहीं आई है। वो बेचारी इस तरह की ट्वीट करके अपने आप को दिलासा दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुख हुआ वो बेचारे सुशांत सिन्हा को हुआ। ये अपना दुख कम करने के चक्कर में भावनाओं में इतने बह गए कि ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बातें करने लगे। इन्होंने क्या कहा आप जरा इस ट्वीट को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा मोटा मोटा करके आपको बता देता हूँ। सुशांत सिन्हा जी एक पत्रकार कह रहे हैं कि सब मिलकर बावजूद इसके 50 सीटें नहीं घटा पाए, लेकिन नैरेटिव ये है कि देश ने मोदी जी को नकार दिया, ये कहना चाह रहे हैं। और अब ये बीजेपी के फुल सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि उड़ीसा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, आंध्र प्रदेश में सरकार बन रही है, MP, दिल्ली, गुजरात में क्लीन स्वीप हो चुके हैं। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। ये पूरा ट्वीट आप जरा पढ़ लीजिएगा। और अपने अमन चोपड़ा भाई तो अलग ही धुन में मगन है। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस इनको मतलब है तो इस बात से कि भैया विपक्ष में किसी ना किसी को कोई ना कोई मुसीबत होनी चाहिए। अब अमन चोपड़ा जी का एक ट्वीट आता है जो कि पत्रकार वाला नहीं होता, बल्कि अलग सा ट्वीट होता है। और वो ट्वीट क्या होता है पता है? और वो ट्वीट कुछ इस प्रकार है कि केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल में ना जाऊं तो बीजेपी को वोट मत देना। लेकिन दिल्ली वालों ने 7 की 60 सीटें बीजेपी को जिता करके साबित कर दिया कि भैया मुझे तो जेल में ही रहना है। अब ये देश का मीडिया है। अब आप बताइए कि कैसे आप देश के चौथे स्तंभ पर भरोसा कर सकते हैं, जो कि एक पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर। खैर, अब इन सब की बातों को छोड़ते हैं, अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा इन दो चेहरों को। ये दो चेहरे वो चेहरे हैं जो कि देश की सरकार में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। नंबर 1 पर हैं नीतीश कुमार जी, चाचा जी, और नंबर 2 पर हैं चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों ही इस वक्त गेम चेंजर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये दोनों NDA गठबंधन से हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं रहता, ये कभी भी पार्टी बदलकर फुर्र हो जाते हैं।
आज नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की तो चांदी होने वाली है। अगर आज एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वो सरकार बना लेगा, क्योंकि सरकार इन दोनों के बिना बनने की नहीं है और ये दोनों है पलटू राम, पलट जाते हैं एकदम। खैर, इस पे हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस बार नफरत हार गई और मोहब्बत जीत गई। राहुल गांधी का एक नारा था कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूँ। इस चुनाव में बहुत से जहरीले प्रत्याशियों की भी हार हुई, जिसमें से 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनका हारना बहुत ज्यादा जरूरी था। स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा चटर पटर कर रही थी, उनको बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी जी जिससे चुनाव हारी हैं वो व्यक्ति राहुल जी का पीए है और एक आम कार्यकर्ता था। अब आप बताइए कि आप राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हो। Well, my challenge to Mr. Gandhi was very simple, that if he considers himself the tallest leader of the Congress party, he should fight only the seat of Amethi. और आपको हराने के लिए राहुल गांधी ने अपने एक कार्यकर्ता को भेजा और वो आपसे चुटकियों में जीत कर चला गया। क्या इमेज रही है। अब दूसरे नंबर पर आती है नवनीत सिंह राणा जी। ये बहुत ज्यादा 15 सेकंड कर रही थी और बहुत तीर उछाले फिर रही थी। पब्लिक ने इनको भी इनकी सीट से भगा दिया, बोले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसी नफरती लोगों की हमें जरूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पर आती है माधवी लता जी। माधवी लता जी भी चुनाव में किसी तरह के मुद्दे की बात नहीं करती, बस आती हैं और विशेष धर्म के विशेष स्थल पर तीर तान देती हैं। क्या साबित करना चाहती हैं, लेकिन जनता ने उनको भी नकार दिया। यही तो भारत का लोकतंत्र है सर। यहाँ मोहब्बत चलती है, नफरत कुछ सालों तक चल सकती है लेकिन हमेशा नहीं चल सकती। अब देखो कैसे मोहब्बत जीतती है। राहुल गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ते हैं, 3,80,000 वोटों से जीतते हैं। और राहुल गांधी वहीं दूसरी सीट वायनाड से भी इलेक्शन लड़ते हैं, वहां से 3,60,000 वोटों से जीत जाते हैं। वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी, कितना बड़ा चेहरा, मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। मार्जिन कम हो गया। पब्लिक क्या साबित करना चाह रही है समझ नहीं आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ मोहब्बत और नफरत की जंग नहीं थी, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर मौजूद हैं। बीजेपी के साथ में सबसे बड़ा जो खेला हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता में कोई कमी भी नहीं आई है, फिर भी उत्तर प्रदेश में इतने बड़े उलटफेर हो गए। कहीं योगी जी के मन में इस बात का तो डर नहीं था कि भैया अगर 400 सीटें बीजेपी की आ गई सेंटर में तो कहीं मुझे ना हटा दें। ऐसा हो सकता है, चांसेस है। ये राजनीति है महाराज, यहाँ कुछ भी हो सकता है। काशी में इतना विकास होने के बाद भी मोदी जी इतने कम अंतर से जीतते हैं। कहीं ना कहीं कोई तो झोल झाल हुआ है सर। बीजेपी की हार का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बीजेपी ने अपने बहुत से सांसदों को दोबारा टिकट दिया है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बीजेपी का सांसद जमीनी स्तर पर घंटा काम नहीं करता। बीजेपी को अगर वोट मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिलता है, योगी जी के चेहरे पर मिलता है, बस। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया। जनता ने इस बार कैंडिडेट को भी देखा और यही वजह भी रही है कि शायद बीजेपी को नुकसान होना पड़ा है। अब यूपी में इस बार मोदी जी को छोड़कर लगभग 11 मंत्री चुनाव में उतरे थे, जिसमें लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जी थे, आगरा से एमपी सिंह बघेल साहब थे, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जी थी, अमेठी से स्मृति ईरानी जी थी और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति जी थी और जालौन से भानु प्रताप वर्मा जी थे। और इनमें से सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल जी और एमपी बघेल सिंह ही चुनाव जीते हैं। बाकी सारे के सारे मंत्री हार गए और इनमें भी लोगों ने मार्जिन कम से जिताया है। इस चुनाव में AIMIM पार्टी के एक प्रत्याशी अख्तरुल ईमान साहब जो चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी कौम में दलाल आज भी भरे पड़े हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी आपको बता देता हूँ। दलाल इसलिए कहा है क्योंकि मुसलमान वोटों पर ही उनको भरोसा था और मुसलमान वोट ने ही उनको धोखा दे दिया, क्योंकि मुसलमान आज की डेट में खुदा से ना डर करके बीजेपी से डर रहा है, ये फैक्ट है। और इसीलिए उनके पिछवाड़े पर लठ डंडे टूट रहे हैं और वो टूटेंगे आखिर तक। AIMIM के अख्तरुल ईमान साहब ने इस हार को स्वीकार किया है और अपने चाहने वालों को धन्यवाद भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा दुख उनके अंदर मौजूद भी है। अब मैं आपको बता दूं कि इस लोकसभा 2024 इलेक्शन में ध्रुव राठी जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक अकेला बंदा अपनी पत्रकारिता से, अपनी रिसर्च से पूरे देश की मीडिया को रेलने लगा। पूरे देश की मीडिया की उसने वाट लगा के डाल दी, एक तरफ को डाल दिया। अकेला ही बंदा सबको केले फिर रहा था। हालांकि उसके खिलाफ बहुत सारे नैरेटिव चलाए गए, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ खड़े कर दिए गए, बहुत सारे छपड़ियों को उसके खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया गया, लेकिन वो बंदा किसी के सामने नहीं झुका और उसने जो बात रियल थी, फैक्ट टू फैक्ट रखी